नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को 17 फरवरी के दिन पेपर के लिए हिंदी के 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। दोस्तों ये फाइनल वीडियो है, इसमें हम आपको जो 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला क्वेश्चन बता रहे हैं ना, इसे प्लीज अभी और इसी वक्त कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि एक सेकेंड चैनल पर मैंने आपको वीडियो दिया और एक इस चैनल पर, और यही आपके लिए 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला का फाइनल वीडियो है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कॉपी में लिखकर याद कर लेना। सच्चे दिल से एक बार आप लोग माता सरस्वती का नाम लीजिए और कमेंट बॉक्स में भी एक बार माँ सरस्वती आप लोग जरूर लिख दीजिएगा, है ना, क्योंकि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती होती है ना। इसलिए आप लोग ना माता सरस्वती का नाम लेकर आप सभी क्वेश्चन को एकदम बोल बोल कर कॉपी में लिखिएगा। कैसे लिखना है? बोल बोल कर। आप सोचते हैं कि पहले लिख लेंगे फिर बाद में रटेंगे, ऐसा बिल्कुल गलती मत करना। आप लिखते समय बोल बोल कर लिखिएगा ताकि वो मेहनत आपको दोबारा बाद में ना करना पड़े। ठीक है, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी में अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे कि दोस्तों आपका ये 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन है ना, 2 अंकीय प्रश्न है, 10 को प्रश्न पूछेगा, उसमें से आपको 5 का उत्तर देना होगा। ठीक है, तो पहला नंबर आपका प्रश्न है कि फटा सुर न बख्शे लुगिया क्या है, आज फटी तो कल सिल जाएगी, आज से स्पष्ट करे। इसका मतलब के बारे में आपको बताना है। ये हमारा बिस्मिल्लाह खां वाला पार्ट का है ना। तो चलिए हम इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर लिखिएगा। यहां बिस्मिल्लाह खां ने सुर की कपड़े धन दौलत से तुलना करते हुए सुर को अधिक मूल्यवान बताया है, क्योंकि कपड़ा यदि एक बार फट जाए तो दोबारा सिल देने से ठीक हो सकता है। मतलब कि अगर कपड़ा हमारी फट जाए तो उसको हम दोबारा सिलेंगे तो वो ठीक हो सकता है, वो उन्होंने बताया है। लेकिन किसी का फटा हुआ सुर कभी भी ठीक नहीं हो सकता है, और उनकी पहचान शुरू से ही थी। इसलिए वह यह प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अच्छा कपड़ा अर्थात धन दौलत दे या न दे, लेकिन अच्छा सुर अवश्य दे। वो भगवान से हमेशा कामना करते हैं कि अगर कपड़ा उन्हें दे या ना दे, लेकिन अच्छा सुर जरूर दे, क्योंकि कपड़ा फट जाएगा तो दोबारा सिल देंगे उसको तो वो मतलब कि ठीक हो जाएगा, लेकिन सुर नहीं ठीक हो सकता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिएगा। ये तो बहुत आसान है, अपनी भाषा में भी आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। अथवा एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनानंद के अनुसार परहित के लिए देह कौन धारण करता है। मतलब कि दोनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको आंसर यही लिखना है। छोटा छोटा आंसर है, आप बहुत आसानी से लिख दोगे। ठीक है, तो आंसर में लिखिएगा परहित के लिए देह बादल धारण करता है। बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवित मतलब कि जीवन देता है ना। बहुत आसान है, लिख दोगे ना कि परहित के लिए बादल देह धारण करता है, बादल जल की वर्षा करके सभी प्राणियों को जीवन देता है, प्राणियों में सुख चैन स्थापित करता है, उसके विरह के आंसू अमृत की वर्षा कर जीवनदाता हो जाता है ना। तो बहुत अच्छे तरीके से ये भी क्वेश्चन आपको लिखकर याद कर लेना है। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती। जो कवि है उनको आजकल भारत में भारतीयता ही क्यों नहीं दिखाई देती है। तो यहां पर हम लोग उत्तर लिखेंगे कि कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ लोग विदेशी रंग में रंगे हैं। मतलब कि कवि को एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि आज के हमारे यहाँ का लोगों के अंदर विदेशी वेशभूषा है, विदेशी चाल चलन है, विदेशी वस्तुएं हैं, सब चीज उनको भारत के लोगों में विदेशी चीज दिखाई दे रही है ना। खान पान बोल चाल हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजियता ही अंग्रेजियता है। मतलब कि कभी कहता है कि हर मतलब ना लैंग्वेज में ये लोग अंग्रेजी का ही प्रयोग करते हैं, जबकि हमारी मातृभाषा हिंदी है। लेकिन आजकल लोग हिंदी को प्रिय नहीं बना रहा है, बल्कि वो इंग्लिश को प्रिय बना रहा है, जबकि इंग्लिश विदेशी आपका लैंग्वेज है। ये आपको भी पता होगा, हमारी देश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन फिर भी अंग्रेजी मतलब ना लोग बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, अब आगे लिखिएगा कि अतः कभी कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती। यही कारण है कि आजकल के लोगों के अंदर भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, मतलब कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है, इसका कारण क्या हो सकता है। तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, भारत को अंग्रेजों के गुलामी के जंजीर से जकड़ रखा था।
ठीक है ना। परतंत्रता की बेड़ी में जकड़ी काल के कुचक्र में फंसी विवश भारत माता चुपचाप अपने पुत्रों पर किए गए अत्याचारों को देख रही थी। मतलब कहने का मतलब है एक ऐसा समय था जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था। आपको यही लिखना है कि एक ऐसा समय था जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था और भारत माता के जितने भी पुत्र पुत्रियां थे, हम लोग भारत माता के बेटे हैं ना, तो भारत माता के जितने भी बेटे थे ना, सभी बेटों के ऊपर अंग्रेजों ने बहुत सारे जुल्म ढा रहे थे, है ना, बहुत अत्याचार कर रहे थे और वो सारा अत्याचार भारत माता देख रही थी। वही यहाँ पर दोस्तों कहा गया है। ठीक है, और आगे लिखिएगा, इसलिए कवि ने स्वतंत्रता को दर्शाते हुए मुखरित किया है कि भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। मतलब कि भारत माता अपने ही घर में रहकर वो अपने बेटे की मदद नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों का गुलाम बनी हुई है। तो दोस्तों यही आपका इसका आंसर है। तो बहुत अच्छे से ये भी लिख दोगे, हम समझा देते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर दोस्तों देखिएगा, भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? भारत माता का हास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ती है? तो दोस्तों हम लोग लिखेंगे भारत माता के स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक है। मुखमंडल पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूप हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन परतंत्र होने के कारण वह हंसी फीकी पड़ गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चंद्रमा को राहु से ग्रस लिया है ना। तो बस आपको यही लिख देना है, ज्यादा नहीं है, बस इतना ही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए ध्यान से, 6 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब और कहां हुआ था? देखो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ना क्योंकि ये सबसे अलग और हटकर क्वेश्चन है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में कुसौनी अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। उत्तरांचल दोस्तों किसे कहते हैं? उत्तरांचल मतलब होता है उत्तराखंड, क्योंकि उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है? उत्तराखंड का पुराना नाम है उत्तरांचल। अब दोस्तों उसको हम लोग उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी उत्तरांचल भी हमारा प्रसिद्ध नाम है, तो आप उत्तरांचल या उत्तर प्रदेश लिख सकते हो। तो इनका जन्म 1900 ईस्वी में कुसौनी अल्मोड़ा के उत्तरांचल में हुआ था। आपको अच्छे से लिख देना है ये क्वेश्चन का उत्तर। अगला क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? मतलब कि हिरोशिमा में मनुष्य की साक्षी के रूप में क्या है? तो इसका उत्तर लिखिएगा, आज भी हिरोशिमा के साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहां तहां जले हुए पत्थर दीवारें पड़ी हुई है, यहां तक कि पत्थरों पर टूटी फूटी सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाश के निशान छाया के रूप में साक्षी है। मतलब कहने का मतलब है कि 6 अगस्त 1945 ईस्वी में जब अमेरिका ने पहला परमाणु बम हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा पर गिराया, तो उसका परिणाम, उसका दोस्तों झलक आज भी वहां पर देखने को मिलता है। उसका जो वातावरण है वो आज भी वहां पर है। आज भी वहां के लोग पैदा होते हैं ना, तो कोई अंधा, तो कोई लंगड़ा, तो कोई बहरा, आज भी दोस्तों परमाणु बम का वहां पर ना असर पड़ता है। अब आप ही बताओ कि परमाणु बम कितना खतरनाक है, और आज तो हर देश के पास हजारों में परमाणु बम उपलब्ध है कि नहीं है? एक परमाणु बम 50 साल पहले फूटा, मतलब कि वो उस ब्लास्ट हुआ, लेकिन अभी भी उसका प्रभाव है, और 2-4 घरों में नहीं, बड़ा सा शहर में उसका प्रभाव है। तो आप समझ सकते हो ये कितना खतरनाक है। तो आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर, मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है? मनुष्य की छायाएं कहां और क्यों पड़ी हुई है? तो हम लोग उत्तर लिखेंगे, मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा की धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। सही बात है। मनुष्य की छाया, देखो मनुष्य की छाया का मतलब होता है कि जो अमेरिका परमाणु बम गिराया था ना, वो परमाणु बम आज भी ना मनुष्य को हिरोशिमा पर रहने वाले, हिरोशिमा के एरिया में जितने भी रहने वाले लोग हैं उनको अपनी छाया में पकड़ कर रखा है। यानी कि समझो कि मैं यहाँ खड़ा हूं और हमारे जो छाया वो नीचे बनी हुई है, तो हमारे छाया में ही सारे लोग काम करते हैं। तो वही कहना है कि परमाणु बम फूटा, उसके छाया में ही अभी भी सारे लोग वहां पर पड़े हुए हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हो। अभी भी दोस्तों परमाणु बम के वो
अंदर ये हैं, ठीक है ना, क्योंकि असर अभी भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि मनुष्य की छायाएं हिरोशिमा पर धरती पर सब और दिशाहीन होकर पड़ी हुई है। जहां तहां घर की दीवारों पर मनुष्य की छायाएं मिलती है, टूटी फूटी सड़कों से लेकर पत्थरों पर छायाएं प्राप्त होती है ना। चलिए अगला आप लोग क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा कविता से हमें क्या सीख मिलती है। हिरोशिमा जो आपका कविता है, इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है, ये आपको आंसर बताना है कि हिरोशिमा कविता से हमें क्या मतलब कि शिक्षा मिलती है, क्या सीख मिलती है। तो हिरोशिमा कविता मानवीय संवेदना स्थापित करते हुए चेतावनी के रूप में प्रस्तुत है। इस कविता में आधुनिक सभ्यता की दुर्दांत मानवीय विविधता का चित्रण है, जिससे हमें संदेश मिलता है कि विकास क्रम में मानवता को नहीं भूलें एवं हिंसक प्रवृत्ति पर नियंत्रण करें, अन्यथा मानवोत्थान की जगह विनाश लीला से धरती तिलमिला उठेगी, है ना। अगर ये सब नहीं रोका जाएगा तो एक ना एक दिन पूरा पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी, है ना। एक ना एक दिन पूरा पृथ्वी ही खत्म हो जाएगी अगर इसको नहीं रोका गया तो। आज अमेरिका गिराया, कल चाइना गिरा देगा, परसों पाकिस्तान गिरा देगा, तो हर लोग परमाणु बम को लेकर खिलवाड़ करेंगे तो क्या होगा, पृथ्वी तो सत्यानाश हो ही जाएगा ना, है ना। तो आपको याद रखना है। तो ये आपका 9 नंबर प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग 10 नंबर, ये क्वेश्चन है, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था। कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, तो उत्तर लिखिएगा, कवि एक वृक्ष के बहाने प्राचीन सभ्यता, संस्कृति एवं पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की है। वृक्ष मनुष्यता, पर्यावरण एवं सभ्यता का प्रहरी है। यह प्राचीन काल से मानव के लिए वरदान स्वरूप है। वरदान स्वरूप इसलिए क्योंकि आज हम जीवित हैं तो पर्यावरण की वजह से है। पर्यावरण कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है वृक्ष से, पेड़ पौधों से, ठीक है। इसका पोषक है, रक्षक है। इन्हीं बातों का चिंतन करते हुए कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार लगता था, ठीक है। ये आप लोग लिख दीजिएगा। अब दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन है कि घर, शहर और देश के बाद कवि किन चीजों को बचाने की बात करते हैं और क्यों। तो दोस्तों आपको पता है ना कि घर, शहर और देश के बाद कवि नदियों, हवा, भोजन, जल, जंगल और मनुष्य को बचाने की बात करते हैं, है ना। कवि कहते हैं कि हवा को बचाना है धुआं हो जाने से, है ना। देश को बचाना है नदीरों से, है ना। और जंगल को बचाना है मरुस्थल हो जाने से। इस सबको दोस्तों इन्होंने बताया है इस पाठ में, क्योंकि नदियां, हवा, अन्न, फल फूल जीवनदायक है। इसकी रक्षा नहीं होगी तो मनुष्य के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती। अगर आप हवा, अन्न मतलब कि हवा जो सांस लेते हैं, अन्न यानी कि जो खाते हैं, फल फूल या फिर जो भी वगैरह है, अगर इसकी हम रक्षा नहीं करेंगे तो यही तो हमको खाना है, तो फिर हम क्या खाएंगे, है ना। तो यही हमको लिख देना है। अब हम आपको दोस्तों अगला क्वेश्चन बताते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। देखो 10 को क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से आपको 5 को उत्तर देना होगा। 12 के बाद से आपको 5 नंबर वाला क्वेश्चन बता देते हैं। कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे, है ना। कवि रेनर मारिया रिल्के किसको कैसा सुख देते थे, तो याद रखिएगा, कवि भगवान की कृपा दृष्टि की सस्या है। कवि के नरम कपोलों पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती है तब तो भगवान को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। अर्थात भक्त भगवान का कृपा पात्र होता है और भक्ति रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। मतलब कहते हैं ना कि भक्त के बिना भगवान का अस्तित्व नहीं है और भगवान के बिना भक्त का अस्तित्व नहीं है। तो बस आपको यही लिखना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अगला हम आपको बताते हैं दोस्तों क्वेश्चन 5 नंबर वाला, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। ये 5 अंक वाला प्रश्न है। 2 प्रश्न बताऊंगा, इसमें से एक कोई पूछेगा और वही आपको पेपर में लिख देना है। भावार्थ आपको लिखना है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से, खाने को जहर हो जाने से, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से, बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। मतलब दोस्तों यही और इसी के बारे में आपको दोस्तों बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाजवाब। एक बार पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक आपकी जुबान पर याद हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि ये वैसा है ही ये दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। हम आपको याद करा देते हैं। चलिए तो दोस्तों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले लिखिएगा,
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कुंवर नारायण नदी, नाला, हवा, खाद्य पदार्थों को बचाने की बात करते हैं। गंदी नालियों के गिरने से नदियां दिन प्रतिदिन दूषित हो रही है। मतलब कि हम लोग जो खाना वाना बनाते हैं, मतलब कि गांव देहात का हो गया या शहर का हो गया, जो भी हम लोग खाना वाना बनाते हैं, फिर बाथरूम का जो भी मतलब कि कचरा होता है वो हम लोग डायरेक्ट नाली में बहवाते हैं। अब नाली डायरेक्ट नाली में से बहकर वो कहाँ चली जाती है? तो समुद्र में चली जाती है। जब समुद्र में जाएगा तो समुद्र तो दूषित होगा। अब जब समुद्र दूषित होगा तो उसी का ना पानी हम लोग पीते हैं, तो हम लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों कवि कहते हैं कि प्रतिदिन वो नदियां आजकल दूषित होती जा रही है, उसका पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। नदियां जल की स्रोत है और जल ही जीवन है। सही बात है। अतः उन्हें दूषित होने से बचाने का अर्थ है कि अपने अस्तित्व की रक्षा करना। कभी हवा को धुआं हो जाने से बचाने की बात करते हैं। जो कवि कहते हैं ना, वो कहते हैं कि हवा को धुआं हो जाने से बचा लो, क्योंकि आजकल इतने फैक्ट्रियां चल रही है ना, जहां मन करे वहां लोग फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, और फैक्ट्री लगाने के बाद वहां पर तरह तरह के केमिकल बनते हैं, कुछ कुछ बनते हैं जिसका धुआं पूरा ऊपर जाता है, वातावरण में फैलता है, और वही हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो वही कभी कहते हैं कि हवा को एकदम बचाना है धुआं हो जाने से। वायु के कल कारखानों और वाहनों के धुएं से जहरीले गैस भर गई है। आजकल पूरा वातावरण में जहरीले गैस से भरी हुई है और वही हम लोग सांस ले रहे हैं। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई है। और थोड़ा सा नीचे लिखिएगा, और है ना, और लिखिएगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है। इससे तरह तरह की खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही है। रासायनिक खादों के उपयोग और दूषित जल के सिंचाई के कारण खाद्य पदार्थ जहरीले हो गए हैं। सभ्यता के विकास के कारण जंगल का सफाया हो रहा है, जंगल मरुस्थल में बदल रहे हैं। जंगलों को काटना प्राणी जगत के लिए अभिशाप है। मतलब कि अगर कोई प्राणी जगत जंगल को काट रहा है तो उसके लिए एक अभिशाप बन गया है ना। अभिशाप मतलब समझते ही होंगे। मनुष्य संवेदना शून्य होते जा रहे हैं, है ना। मतलब कि मनुष्य दिन पर दिन शून्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन वो आगे ऊपर नहीं बल्कि नीचे बढ़ते जा रहे हैं। उसमें हिंसक प्रवृत्तियों का विकास हो रहा है। कभी मनुष्य को जंगल होने से बचाना चाहता है। बस इतना ही आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। बहुत आसान है, मजा आएगा लिखने में। अब एक और देख लीजिए, व्याख्या करें। बनकर शायद हंस में किसी किशोरी का घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन रात पानी में, है ना। गंध जहां होगी ही भरी घास की। ये आपको इस पंक्ति का ना आपको भावार्थ स्पष्ट करना है ना। इसका अर्थ आपको लिखना है। तो आप लोग आंसर लिखिएगा। प्रस्तुत अवतरण बंगला साहित्य के प्रख्यात कवि जीवनानंद दास द्वारा रचित लौट कर आऊंगा फिर कविता से उद्गीत है ना। कविता से उद्गीत है। अब आगे लिखिएगा दोस्तों, आगे लिखिएगा। इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार जन्म लेने की उत्कट इच्छा को अभिव्यक्त करता है। मतलब कि इस अंश में कवि बंगाल की भूमि पर बार बार वापस आने की, बार बार वहां पर जन्म लेने की लालसा व्यक्त करते हैं। ठीक है। यहाँ कवि बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात कहता है। वह आगे जन्म में भी अपनी मातृभूमि बंगाल में जन्म लेने का विचार प्रकट करता है। वह हंस, किशोरी और घुंघरी की बिंब शैली में अपने आप को उपस्थित करता है। वह कहता है कि जहां की किशोरियां पैरों में घुंघरू बांधकर हंस के समान मधुर चाल में अपनी नाच से लोगों को आकर्षित करती है, वहीं स्वरूप में मैं भी धारण करना चाहता हूं। यहां तक कि बंगाल की नदियां में तैरने के एक अलग आनंद की अनुभूति मिलती है। यहाँ की ब्यारियों में उगने वाली घास की गंध कितनी मनमोहक होती है, यह तो बंगत प्रांतीय ही समझ सकते हैं। इस प्रकार कवि ने पूर्ण अपनत्व की भावना प्रवाहित होते हुए हार्दिक इच्छा को प्रकट किया है ना। तो ये आप लोग लिख दीजिएगा बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका हो गया फाइनल, है ना। इसको ना बहुत अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर लीजिएगा, एकदम बहुत ही फैंटेस्टिक तरीके से तैयारी करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग, है ना। और दोस्तों कल सुबह में मैं 6 बजे क्लास लूंगा। आप लोग 6 बजे क्लास के लिए आप जरूर तैयार रहिएगा, सुबह में 6 बजे, ठीक है।